वेक्टर्स क्या होते हैं, इनका अलजेब्रा क्या होता है, और कैसे आप किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तोड़ सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें बताओ क्या पढ़ना है, वेक्टर्स। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फिर क्या पढ़ना आपने भाई, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। और लास्ट में हमने क्या पढ़ना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो पहले हम देखते हैं भाई कि डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की भाई वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है और इसकी टाइप्स, इसकी भाई इसकी मेन कितनी टाइप्स होती हैं। ओके, तो देखो भाई 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर क्या होता है, अगर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या ये स्केलर। ठीक है बात। लेकिन अगर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन साथ में क्या उसके पास भाई डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ भाई। जैसे मास क्या भाई एक स्केलर प्रॉपर्टी, इजंट इट। लेकिन फोर्स क्या है, एक वेक्टर प्रॉपर्टी। क्यों भाई, आप फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हो। स्पीड क्या है, एक स्केलर प्रॉपर्टी। क्यों भाई, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती भाई, स्पीड नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर प्रॉपर्टी। यानी अगर सिर्फ क्या हो मैग्नीट्यूड, तो हम क्या बोलते हैं, स्केलर है। लेकिन अगर मान लिया भाई जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो भाई, अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टी भाई डायरेक्शन भी रखती है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या ये एक वेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है ना बात। तो स्केलर क्या बोलते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, वर्क है, ये सब क्या है स्केलर प्रॉपर्टीज। लेकिन भाई वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, मोमेंटम है, फोर्स है, ये सब क्या है भाई वेक्टर प्रॉपर्टीज। ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई वेक्टर मेनली 2 तरह के होते हैं। बताओ कौन से। एक तो कौन से होते हैं हमारे पास, बताओ भाई, पोलर वेक्टर्स। कौन से भाई, पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया भाई आपके पास, मान लीजिए कोई लोहे का ब्लॉक है और इसके ऊपर हम यहां से फोर्स लगाएं इस साइड, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स यहां पर एक्ट नहीं करेगी क्या, तो बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे। तो जो इसके ऊपर फोर्स का वेक्टर लगेगा ये क्या उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो क्या बोलेंगे इसको हम भाई, क्या है हमारे पास एक पोलर वेक्टर। ठीक है ना बात। तो जो पोलर वेक्टर होते हैं उनके पास क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। उसमें आपके सारे आ गए, उसमें आपका भाई फोर्स भी आ गया, उसमें आपका भाई डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, सब के आपके भाई पोलर वेक्टर्स। लेकिन एक क्या होते हैं आपके एक्सियल वेक्टर्स। अब एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, इनमें कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता। आप इनको ऐसे मान सकते हो भाई, जैसे अगर मान लिया अगर कोई चीज़ ऐसे घूमती है, आपको पता होगा ना एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, वेक्टर होता है ना। लेकिन और वो कैसे तैयार होता है, एंगुलर मोशन से। तो अगर कोई चीज़ ऐसे सर्कल में घूमने लग रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तो अगर फिंगर क्या पॉइंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई चीज़ ऐसे घूमती है तो फिंगर क्या पॉइंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वेक्टर क्या बनेगा इसका भाई, ऊपर की तरफ। तुम क्या बोलेंगे बताओ, एंगुलर मोमेंटम कैसा वेक्टर हमारे पास भाई, इसके पास कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता। क्या बोलते हैं, दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो भाई, इन अकॉर्डेंस टू द राइट हैंड स्क्रू रूल। बोलो भाई, अरे आप इसको भी राइट हैंड रूल बोल सकते हो, नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या। यानी कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है या टॉर्क है या एंगुलर मोमेंटम, इसमें क्या होता है, इसमें कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर भाई ये फोर्स की तरह ही नहीं कि यहाँ से शुरू कर दिया, कोई चीज़ ऐसे घूम रही है तो उसका एंगुलर मोशन ये है ना। तो अगर मान फिंगर क्या पॉइंट करें, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो थंब क्या बनाएगा इसका वेक्टर। तो याद रखियो भाई, ऐसे घूमने से क्या बनेगा, ऐसे घूमने से बताओ वेक्टर का बनेगा ऊपर की तरफ, और ऐसे घूमने से वेक्टर का बनेगा भाई नीचे की तरफ। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। तो भाई प्राइमरीली क्या होते हैं, ये 2 ही टाइप के होते हैं। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं,
सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहली टर्म बताओ आपने क्या पढ़नी भाई, बोलो भाई। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, कि भाई किसी वेक्टर का मोड क्या होता है। देखो किसी वेक्टर का अगर आपने मोड दिखाना हो ना भाई, ठीक है, एक बात ध्यान रखियो, स्केलर के ऊपर कुछ भी नहीं होता, लेकिन वेक्टर के ऊपर जो होता है ना, एक एरो होता है ये बताने के लिए कि क्या है ये वेक्टर। तो आपने कोई वेक्टर नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, अगर आपने उसका मोड कर दिया ना, तो वो हमेशा बताओ क्या रहेगा, पॉजिटिव। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो तुम क्या बोलते हैं, तो आप ये कह सकते हो भाई। और आपको पता भाई मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव भाई, क्योंकि ये जो साइन होता है ये तो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तुम क्या कह सकते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। इसको भाई ए ब्रैकेट लिख, ए के ऊपर एरो लगा के इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा भाई टाइपो अजीब सा दिख रही है, आगे ना आपको। एक क्या होता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इनको मैं आपको बताऊं भाई, यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनको नहीं है ऐसे कैप से शो करते हैं, है ना। इसकी वजह क्या होती है भाई, क्योंकि ये सिर्फ क्या शो करते हैं, डायरेक्शन एंड नो मैग्नीट्यूड। तो अगर भैया आप किसी वेक्टर की सिर्फ क्या शो करते हो, याद रखियो यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या रखते हैं, डायरेक्शन, उनके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। समझे बात ये भाई, अरे ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं, ठीक है। बोलो भाई, अरे मतलब यहाँ पर अरे यूनिट मैग्नीट्यूड क्या भाई, अरे भाई यहाँ पर मतलब हम इसको मैंने क्या बोला था भाई, इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि क्योंकि हम जो मेन वेक्टर होता है ना, हम उनके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके यूनिट वेक्टर से, तो आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ना होने का मतलब यहाँ पर क्या भाई, मैं वैसे अरे यूनिट मैग्नीट्यूड, उसके पास क्या होना चाहिए, यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि उनको हम क्या मानते हैं, मैग्नीट्यूड भाई 1 मानते हैं, ठीक है बात, ओके। अरे बोलो भाई, तो बताओ क्या आया। तो अगर आपने किसी का मतलब आप इसको ऐसे मान लो कि इनके पास सिर्फ क्या भाई, डायरेक्शन है, क्योंकि आप इनको भाई एग्जैक्ट मल्टीप्लाई के सेंस में देखोगे, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो इसका जो भी क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसके पास क्या है, यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या आएगी आपके पास, नेट वेक्टर, यानी कि आपके पास क्या जाएगा, ए एरो, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या हमारे पास, इक्वल वेक्टर्स, क्या भाई, दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कब कहलाते हैं, अगर उनका सेम क्या है, मैग्नीट्यूड, और सेम क्या है उनकी डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर ए भी है और ये वेक्टर बी है, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड भी क्या सेम और इनकी डायरेक्शंस भी क्या है सेम, तुम क्या बोलेंगे भाई, वो तो क्या आपस में ये इक्वल वेक्टर्स। और एक क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, क्या भाई, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, अगर मान लिया हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ओके, और वेक्टर ए इस साइड है, तो मैं कहूँ भाई कि इसका नेगेटिव वेक्टर, और मैं कहूँ भाई इसके बराबर ही एक वेक्टर और है लेकिन इससे अपोजिट डायरेक्शन में, इसको मैंने क्या बोल दिया, बी वेक्टर। तो मान लिया ए वेक्टर इस साइड है और बी वेक्टर क्या इस साइड है, इजंट इट। तो आपने बात देखी भाई, इनका मैग्नीट्यूड क्या बिल्कुल सेम है ना। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो मैं क्या बोलूंगा कि b इज इक्वल टू ए। अगर मैं सिर्फ क्या देखूँ इनको मैग्नीट्यूड वाइज, इजंट इट। अब बताओ भाई, लेकिन डायरेक्शन क्या इसकी, b की डायरेक्शन ए की क्या अपोजिट है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि b इज इक्वल टू माइनस ए, यानी अगर a का तो क्या है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो क्या है इसकी बराबर a के, और मैं अगर a की डायरेक्शन उल्टी कर दूं, a के सामने नेगेटिव लगाने मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन आपने क्या कर दी भाई, रिवर्स कर दी। तो हमारे पास कौन सा वेक्टर तैयार हो जाता है, वेक्टर ए। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। अच्छा एक क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, क्या भाई, को इनिशियल वेक्टर्स, बताओ क्या होते हैं भैया, तो क्या होगा हमारे पास इक्वल वेक्टर्स, अरे और बी, इनका सेम क्या डायरेक्शन और सेम क्या इनका मैग्नीट्यूड। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या बिल्कुल भाई सेम। तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये को, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का ही इनिशियल पॉइंट क्या हमारे पास, ये वाला पॉइंट 2 है, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। एक क्या हमारे पास क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, क्या भाई, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड बेशक क्या हो, कम या ज्यादा, उस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी डायरेक्शन तो क्या होनी चाहिए एक दूसरे के पैरेलल, क्या भाई,
अरे भाई इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, पैरेलल। देखो भाई, तो ए में और बी में बताओ कितने एंगल है, मतलब ये आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए बस। नहीं बात आपको पहले पड़ गया, अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर एक्टिंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो देखो भाई, इसमें और इसमें ये दोनों आपस में क्या पैरेलल नहीं हो क्या, आगे तो एक लाइन, ये तो एक लाइन में होगी भाई। और ये बताओ क्या हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स, डायरेक्शन उल्टी भी होगी ना इसकी, तो भी क्या है ये पैरेलल वेक्टर्स। मतलब आपने यहाँ पर भाई सिर्फ क्या देखना है, दो वेक्टर इस साइड हो, बोलो भाई दो वेक्टर इस साइड हो, तो देखा जाए तो अगर ये वेक्टर भी इक्वल लेंथ भी हो ना, नहीं बताओ आपको पहले पड़ गया। अरे भाई अगर इनकी अनइक्वल लेंथ भी है तो भी बताओ क्या है आपस में, कोलिनियर वेक्टर जरूर है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइंस के लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये, एक स्ट्रेट लाइन, दोनों क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। इनकी डायरेक्शन भाई सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन की भाई अपोजिट भी हो सकती है। अब वो तो ए क्या है बैकवर्ड और बी क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और एक बात और, चाहे इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो देखा जाए तो दो इक्वल वेक्टर जो होते हैं क्या, वो भी तो क्या होते हैं एक तरह से कोलिनियर होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है सेम, इजंट इट, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। एक बताओ क्या होते हैं हमारे पास, कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या भाई, कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, मान लिया एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक इसमें और एक वेक्टर इसमें है, तो ये तीनों वेक्टर भाई सेम प्लेन में नहीं है ना, क्यों, एक इसमें है, एक इसमें और एक इसमें है, तो तीनों अगर सेम प्लेन में, तुम क्या बोलेंगे, क्या ये कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। लेकिन अगर मान लिया हमारे पास तीन वेक्टर हैं और तीनों वेक्टर कहाँ है बताओ भाई, बोर्ड के प्लेन में, तुम क्या बोलेंगे, ये तीनों वेक्टर्स के आपस में कोप्लेनर वेक्टर्स, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब बताओ बस क्या है, लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या भाई, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स, उसे हम क्या बोलेंगे लोकलाइज्ड, और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होंगे, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो भाई फिक्स ना हो। अच्छा, एक होते हैं, बोलो भाई रिजल्टेंट वेक्टर्स। क्या भाई, ये क्या होता है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बोलो भाई दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अगर वही इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर सके, तुम क्या बोलेंगे, ये क्या है उनका रिजल्टेंट। फॉर एग्जांपल, आप ही मानो एक गाड़ी है भाई, ठीक है, इस गाड़ी के ऊपर भाई एक इंसान फोर्स लगाता है इस साइड, एक इंसान ने फोर्स लगाई इस साइड 100 यूनिट। क्या भाई, 100 यूनिट की फोर्स इस गाड़ी पे लग रही है इस साइड, दूसरे ने फोर्स लगाई इस गाड़ी के ऊपर भाई इस साइड, दूसरे इंसान ने इस पे फोर्स लगाई इस साइड, और वो बताओ क्या हमारे पास भाई 20 यूनिट। क्या भाई, तो 100 यूनिट फोर्स क्या है इस दिशा में, 20 यूनिट फोर्स क्या है इस दिशा में, तो ये बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगी 80 यूनिट। तो ये गाड़ी भाई नेट तो इस साइड ट्रेवल करेगी ना, तो अगर अकेला कोई वेक्टर में लगाता है और एक इंसान, तो भाई मतलब इसके ऊपर दो इंसान फोर्स लगा रहे हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से, लेकिन इस गाड़ी पे एक इंसान फोर्स लगा रहा है सिर्फ और सिर्फ, बताओ कितनी 80। तो क्या ये वेक्टर इन दोनों के बराबर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है क्या, तुम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या, इन दोनों क्या, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या इन दोनों का भाई रिजल्टेंट वेक्टर। आसान है कि मुश्किल हुई है, नहीं आया आपको, ये आ गया ना, ओके। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। अब भैया आपको पता होना चाहिए, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, या इनको भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है बात, तो बताओ भाई, पहले बताओ हम क्या देखते हैं, बोलो भाई, पहले बताओ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। अगर आपने किसी वेक्टर से क्या मल्टीप्लाई कर दो भाई, अगर आपने किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रियल नंबर होगा, अगर वो रियल नंबर क्या है पॉजिटिव, बोलो भाई, तो याद रखियो भाई, रियल नंबर से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये इस दिशा में है, किसमें भाई, और इसका मान लिया मैग्नीट्यूड क्या है इसका 5, तो अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या हो जाएगा 20, और डायरेक्शन क्या रहेगी सेम।
लेकिन अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -4 से, क्योंकि अगर 4 एक रियल नंबर है तो -4 भी तो क्या है, एक रियल नंबर। तो अगर आपने इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तब बताओ क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तब भी क्या हो जाएगा 20, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी उल्टी। ध्यान रखियो भाई, अगर आपने किसी वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, पॉजिटिव रियल नंबर से, तो सिर्फ क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा उसका उतने टाइम्स हो जाएगा जितना उस रियल नंबर का वैल्यू है, और डायरेक्शन क्या रहेगी सेम। लेकिन अगर आपने उसको नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा और रियल नंबर टाइम्स, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टी। बात आपको पहले पड़ गई भाई। अब बताओ क्या होता है हमारे पास भाई, बोलो भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। अगर आपने किसी वेक्टर को भाई बताओ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे भाई, स्केलर से, तो भी एक नया आपके पास क्या जाता है, एक अगर आपने किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर के पास क्या होती है डायरेक्शन, स्केलर के पास वो डायरेक्शन, उसके पास क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड। तो अगर आपने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेट रिजल्ट आपके पास पता क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। क्या आएगा आपके पास भाई, एक वेक्टर ही आएगा। जो यहाँ पर आपको ज़्यादा जरूरी हो तो क्या है हमारे पास, बोलो भाई वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड्स, वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड्स। ठीक है बात भाई। तो आप बताओ कि आप वेक्टर एडिशन के हमारे पास जनरल रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं भाई, बताओ भाई ज्योमेट्रिक मेथड से हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। पहले का तुम्हारा जनरल रूल्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स, अगर हमारे पास क्या है कोलिनियर वेक्टर्स, अगर हमारे पास क्या है भाई कोलिनियर वेक्टर्स, तो आप कैसे उसके कंपोनेंट तोड़ सकते हो बताओ। कोलिनियर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हम कैसे तोड़ सकते हैं, सॉरी उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। मान लिया एक वेक्टर एक है और एक वेक्टर ये है, तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बताओ क्या भाई बी। तो अगर ये क्या हो सेम डायरेक्शन में, क्या भाई अगर ये क्या सेम, तो इनको आप सिंपली ऐड कर दिया करो, तो डायरेक्शन क्या है इनकी बिल्कुल सेम है ना भाई। तुम क्या बोले, तुम क्या बोलेंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर यानी ये क्या है 5 यूनिट और ये क्या है 4, सॉरी ये क्या है 5 यूनिट और ये क्या है 4 यूनिट, तो नेट बताओ हमारे पास क्या आएगा 9 यूनिट। किस दिशा में हुई, इस दिशा में। तो अगर मान ले भाई सिंपल सी बात, अगर आप एक गाड़ी पे फोर्स लगा रहे हो, अगर एक गाड़ी पे भाई 2 इंसान फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहा है 5 यूनिट, एक फोर्स लगा रहा है 4 यूनिट, दोनों एक ही दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, तो गाड़ी के ऊपर नेट फोर्स कितनी अप्लाई होगी, 5 और 4 भाई 9 यूनिट। इसने 5 इसने 4, क्या आ गया हमारे पास 9 यूनिट फोर्स क्या होगी इसके ऊपर नेट फोर्स, इजंट इट दिनेश। सिमिलरली भाई तो यहाँ पर तो बहुत आसान होता है। तो अगर मान लिया ये वेक्टर है, अच्छा ये वेक्टर क्या मान लिया 10 और ये वेक्टर बताओ क्या भाई 2, तुम क्या बोलेंगे, नहीं ये वेक्टर क्या है 4, तुम क्या बोलेंगे। अब 4 वेक्टर क्या भाई इस दिशा में है ना, इनकी डायरेक्शन क्या हो, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन क्या भाई उल्टी है तो उसका आपने नेगेटिव जोड़ना है। क्या आपने उसको क्या करना है, नेगेटिव जोड़ना है। मतलब क्या बोलेंगे, तो 10 प्लस -4, 10 प्लस -4 बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो क्या मेरे पास 6, इजंट इट। तो बताओ भाई 5 यूनिट साइड, 5 यूनिट साइड, अगर 5 यूनिट की 2 फोर्स लग रही साइड, तो नेट फोर्स क्या आएगी, बोलो भाई 10 यूनिट आएगी ना। अच्छा एक होते हैं अपोजिट वेक्टर्स, क्या होते हैं बिल्कुल भाई अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, अगर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या बिल्कुल सेम और डायरेक्शन क्या उल्टी, तो हम क्या बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। अगर मान लिया वेक्टर ए साइड और बी साइड दोनों क्या है बिल्कुल सेम, तो दोनों इस केस में क्या कर जाएंगे कैंसिल आउट। तो अगर मान लिया एक इंसान भाई, एक इंसान गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है इस साइड 10 यूनिट, दूसरा फोर्स लगा रहा है 10 यूनिट इस साइड, तो नेट हमारे पास क्या आएगा 10 प्लस ब्रैकेट में -10, 10 माइनस क्या है मेरे पास 0, यानी कि ये गाड़ी जहाँ थी ना भाई ये वहीं रहेगी जबकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है, क्यों भाई, लेकिन दोनों फोर्सेज आपस में क्या कर जाएंगी कैंसिल आउट। तो याद रखिए वेक्टर्स क्या होती है, ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। नहीं है क्या, अरे बोलो भाई। अब बताओ क्या हमारे पास, अब जब बताओ क्यों दोनों क्या हमारे पास अपोजिट, अच्छा सेम डायरेक्शन में हो तब तो क्या करना जोड़ना है सिंपली भाई a प्लस बी,
और अगर क्या भाई अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करना भाई, ए प्लस माइनस बी कर दियो, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी, यानी क्या हो गया ए माइनस बी आ गया हमारे पास रिजल्टेंट, इजंट इट। अब मैं ये कहूँ कि अगर दो वेक्टर्स भाई, अगर मैं ये कहूँ कि दो वेक्टर्स से, और ये भाई मैं आपको तो जो रूल है ना, ये 3 4 कितने वेक्टर सबके ऊपर क्या लागू होगा, अगर एक दिशा में क्या है 5 फोर्स लग रही है, कई बार होता ना, आप ये बताओ, कई बार ऐसा होता भाई कि कोई, जब हम भाई रोडवेज में सफ़र किया करते तो कई बारी, समझिए बात, कई बारी नहीं है भाई जो रोडवेज है वो ख़राब हो जाया करती, ठीक है, सुबह भाई स्टार्ट ना होती थी सर्दियों में, तो हमने क्या करना होता था भाई कि जो भी सवारी है ना सारी नीचे उतर के, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि भाई 20 बंदे बस को भाई पीछे से पुश कर रहे हैं और 20 बंदे बस को भाई आगे से पुश कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, समझ गए बात। वो सारे भाई क्या होते हैं बस के भाई उसको भाई पीछे से पुश करते हैं, इजंट इट, या साइड से होता ना ऐसा, तो सारी फोर्स क्या हो जाती है बताओ भाई, तो भाई वो एक इंसान फोर्स लगाएगा तो काम नहीं करेगी, लेकिन उसको भाई इसके ऊपर 10-15 फोर्सेस क्या हैं वो सारी एडअप होके, इसीलिए वो वेक्टर एडिशन काम करता है वहाँ पर, क्या काम करता है वहाँ पर भाई, और उस वेक्टर एडिशन की बदौलत वो बस क्या होती है स्टार्ट, और फिर भाई हम भाई कॉलेज में पहुंच जाया करते। बात आपको पहले पड़ गई कि नहीं आया, ठीक है भाई। तो आप ये बताओ भाई, तो ये तो हो गया हमारा लाइन में कोलिनियर वेक्टर्स का, लेकिन अगर आपके पास क्या है, अगर दो वेक्टर्स क्या है लाइन में ना क्या है, अगर कोलिनियर ना कोप्लेनर वेक्टर क्या है, अगर आपके पास दो वेक्टर क्या है भाई कोप्लेनर वेक्टर्स है, तब बताओ आप क्या करोगे, अगर एक वेक्टर ये है, बोलो भाई एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, नहीं आएगा आपको भाई, तब बताओ आपने क्या करना है। तो अगर भाई एक तो हमारे पास क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इजंट इट। तो ये क्या कहते हैं, अगर दो जो वेक्टर हैं वो ट्रायंगल की दो साइड से आप शो करो, क्या, अगर ट्रायंगल की दो साइड क्या शो कर रही हैं, अगर ट्रायंगल की दो साइड क्या शो कर रही हैं दो वेक्टर्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा तीसरा वेक्टर, तो इन दोनों का भाई रिजल्टेंट हो तो क्या हमारे पास भाई थर्ड वेक्टर, नहीं है, यानी कि भाई जो तीसरी साइड होगी क्या करेगी वो, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपने पढ़ा होगा ना भाई 12वीं में, कि नहीं पढ़ रखा, बताओ क्या बोलते हैं, बोलो भाई, ठीक है, द रिजल्टेंट विल बी बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और ध्यान रखिए भाई ये इससे इनसे क्या होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन, अरे भैया ऐसे ऐसे मैच होएगा ये, तो आर क्या हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट, एक बताओ क्या होता है हमारे पास भाई, बताइए क्या हमारे पास, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, अच्छा एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या, अगर भाई पैरेललोग्राम की दो साइड्स क्या है, बोलो भाई, अगर पैरेललोग्राम की दो साइड तो क्या शो कर रही हैं दो वेक्टर्स को, तो भाई पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या शो करेगा रिजल्टेंट वेक्टर, और अगर मान लिया भाई हमारे पास क्या दो से ज्यादा क्या है वेक्टर्स, अगर हमारे पास क्या दो से ज्यादा वेक्टर्स है इजंट इट, और आप उनको अरेंज कर पाओ कैसे भाई एक पॉलीगन में, क्या, अरे भाई आप किसी तो पॉलीगन में जो लास्ट तो पॉलीगन तो अरे भाई मानो हमारे पास कोई हेक्सागोनल पॉलीगन है, हेक्सागोन है, तो उसकी 6 साइड क्या शो करी मान लिया 6 वेक्टर्स, अगर किसी पॉलीगन की 7 कोनों वाले पॉलीगन की 7 साइड है ना, उसमें 6 साइड क्या शो कर रही है 6 वेक्टर्स, तो 7वीं साइड क्या होगी इसका, तो 7वीं साइड क्या होगी इसका भाई रिजल्टेंट वेक्टर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, अरे भाई ये बताओ क्या है, अरे क्या है वेक्टर, ये बताओ क्या है वेक्टर बी, ये बताओ क्या है हमारे पास ए प्लस बी, नहीं आएगा आपको भाई, अरे बताओ क्या है वेक्टर सी, और ये तो ये बताओ मेरे पास क्या ए बी सी, और ये बताओ क्या हमारे पास डी, अरे भाई मैंने देखो यहां से, तो ये बताओ हमारे पास क्या जाएगा, तो इस पॉलीगन में देखो ये एक साइड ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, तो आर मेरे पास तो क्या आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, बताओ, अरे क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, क्या बात आपको पहले पड़ेगी, तो भाई ये आपने देखना है
और आप इनको ज्योमेट्री मैंने आपको पढ़ाई थी ना, उनसे आप आसानी से पैरेललोग्राम या जो ट्रायंगल होती है उसका डायगोनल आप इजीली मालूम कर सकते हो, इजंट इट? नहीं आना आपको ये? अब बताओ क्या है, एक होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कि किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। ये मैं आपको बताऊं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमने बहुत बार इस्तेमाल किया है भाई, है ना। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर आपने दो वेक्टर्स का क्या निकालते हो, रिजल्टेंट। अगर आप दो वेक्टर्स का रिजल्ट निकाल सकते हो तो आप किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में तोड़ भी सकते हो। क्या? अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ सकता है तो रिजल्टेंट को उसके दो वेक्टर्स में तोड़ा भी जा सकता है। समझे बात? यहां पर हम कौन सा इसको तोड़ना पड़ेंगे बताओ? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मान लिया हमारे पास वेक्टर ए है और भैया आपने बहुत बार इस्तेमाल किया है ना क्वांटम के अंदर। मान लिया मेरे पास वेक्टर क्या है ए, तो इस वेक्टर को मैं दो 90 डिग्री के वेक्टर्स में तोड़ सकता हूं। कैसे? बोलो भाई। अच्छा तो अगर मान लिया मैंने इस चौक पे मैंने फोर्स लगा इस साइड, तो क्या चौक भाई ऊपर की तरफ नहीं पहुंच रहा है क्या भाई? मैं अगर इस चौक को ऐसे फेंकता हूं तो इस चौक के साथ दो काम होते हैं। एक तो ये साइमल्टेनियसली क्या करता है, ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। क्या इसकी हाइट नहीं बढ़ती क्या ऐसे फेंकने पर? इसकी हाइट ही बढ़ती है और इसके भी भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है, इजंट इट? इसका मतलब होना हो इसके पास क्या भाई, इसके पास ऊपर की तरफ क्या है, एक फोर्स कंपोनेंट, और इसके पास क्या भाई इस तरफ भी क्या लगा इसके ऊपर एक फोर्स कंपोनेंट, इजंट इट? तो अपनी मालूम करना है कि किसी वेक्टर के भाई दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे तोड़ते हैं। तो आप एक काम करो भाई, जिस वेक्टर के आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तोड़ने हैं, ठीक है, आप दो क्या बोलते हैं लाइन लेके आओ। ठीक है, मान लिया एक मैंने क्या बोल दी ऊपर और एक मैंने क्या बोल दी वर्टिकल, एक वर्टिकल एक क्या है भाई हॉरिजॉन्टल। नहीं समझे बात? अब ये मान लिया क्या मेरे पास वाई एक्सिस, और ये बताओ मेरे पास क्या मान लिया एक्स एक्सिस। ये मैंने क्या मान लिया भाई एक्स, ये मैंने क्या मान लिया वाई एक्सिस भाई। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं आपको भाई हमने ये ऊपर ही क्यों, हमने ये ऐसे क्यों लिया, कोई बात नहीं। आप इसको जो था ना ये वेक्टर था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जरूरी नहीं आपको ये ऊपर की तरफ लेना है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। हाँ लेकिन ये पक्का भाई अगर ये मुड़ जाएगा, अगर ये मुड़ जाएगा भाई तो ये भी मुड़ना चाहिए। नहीं समझे बात? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तोड़ते अपने ध्यान रखना है कि जिन दो कंपोनेंट्स में आप इसको तोड़ रहे हो वो आपस में क्या हो एक दूसरे से 90 पे। यहां पर आप देखो भाई तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या बताओ भाई 90 पे। हालांकि ये वेक्टर ए वेक्टर मैंने क्या रखा बिल्कुल वहीं पर रखा है, लेकिन भाई ये वेक्टर तो अब बताओ अभी बताओ ये एंगल क्या है, ज्यादा है ना भाई? अरे बोलो भाई अभी ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ी। तो जरूरी नहीं कि आपने भैया ऊपर की तरफ और भाई आपने हॉरिजॉन्टल ही लेना होता है। समझ गए बात? कंडीशन क्या होती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तोड़ते हुए कि दोनों आपस में क्या होने चाहिए एक दूसरे से 90 डिग्री पे। कंडीशन ये होती है। नहीं आ गया आपको? राजा ने बताओ आ गया? तो चलो मैं देख लेते हैं भाई। तो वेक्टर ए के आप कैसे दो कंपोनेंट तोड़ोगे? तो एक तो मैं ये पता कर, तो इस कंपोनेंट तोड़ने का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। मान लिया वेक्टर ए फोर्स का वेक्टर है, मान लिया वेक्टर ए क्या भाई फोर्स का वेक्टर। तो मैं क्या पता कर रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ कंपोनेंट तोड़ रहा हूं। इसका मतलब क्या है, मैं ये पता कर रहा हूं कि मैंने फोर्स तो लगा इस दिशा में, लेकिन इस फोर्स का ऊपर की तरफ कितना प्रभाव, लेकिन ये फोर्स ऊपर की दिशा में कितनी प्रभावकारी है। समझे बात भाई? और यही जो बल है ये भाई इस दिशा में कितना प्रभावकारी है, बोलो भाई इफेक्टिव है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? बताओ तुम क्या बोलेंगे इसको भाई? तो यहां तो कैसे तोड़ते हैं, इस पॉइंट से, इस वेक्टर का जो एंड है इससे दो आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें, एक्स के ऊपर भी और वही वाई के ऊपर भी। तो ये तो क्या हो गया एक्स पे और ये क्या भाई वाई पे। तो इसको बोल ये एक्स पे और ये वाई, सॉरी ये एक्स पे है, तो इसमें क्या बोलूंगा, तो ये पता क्या हो जाएगी, ये साइड क्या हो जाएगी ए एक्स और ये क्या हो जाएगी ए वाई। क्या भाई ए एक्स एंड
ए वाई साइड्स मेरे पास होगी, ठीक है। अब आप ये बताओ भाई, अब ये ट्रायंगल में तो ये ए वाई तो क्या है, इस ए वेक्टर का वाई में प्रभाव, और ए एक्स क्या है, इस ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल दिशा में प्रभाव, ठीक है। तो बताओ ए वाई हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो ट्रायंगल है, अब मैंने आपको इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको भाई, मेंसुरेशन में पढ़ाया था ना, मेंसुरेशन कि नहीं पढ़ाया भाई, हमने आपको पढ़ाया था मेंसुरेशन, मैंने आपको भाई पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ाई थी ना, कि नहीं पढ़ाई भाई। खैर आप मुझे बताओ भाई, नहीं, और मैंने आपको भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या है मेरे पास, तो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल कितना भाई, अगर ये एंगल क्या है थीटा, तो बताओ क्या होगा, अगर थीटा तो ये क्या होगा, तो ये साइड क्या होगी, तो ए वाई बाई ए, तो इसमें ये तो क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो बताओ भाई ए वाई बाई ए क्या आएगा मेरे पास, क्या है भाई कॉस थीटा। भाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तुम क्या कॉस थीटा, तो ए वाई मेरे पास क्या आ गया, ए कॉस थीटा, क्या, हाँ सॉरी, अरे बेस, हाँ अरे बेस ये परपेंडिकुलर तो ये है, एंगल के साथ लगती साइड क्या होती है, एंगल के सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अरे भाई होता भी क्या था, पी बी पी एच एच बी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा, है ना, साइन कॉस टेन, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है, क्यों, थीटा के सामने की साइड क्या होती है हमेशा, साथ लगती क्या होती है, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा। तो ए वाई बाई ए क्या आ गया, तो बेस क्या है ए वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए, तो ए वाई बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। व्हाट इज ए वाई क्या आ गया, ए कॉस थीटा। यानी अगर मैं इस वेक्टर, तो भाई इसका जेड में कितना इफेक्ट आएगा भाई, अगर ये जितना एंगल बनाए हुए है, जितना एंगल ये बनाए हुए भाई, उस एंगल का आप क्या करो कोसाइन, और उसको फिर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसी के मैग्नीट्यूड से। तो जितना क्या आएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा जेड में, सॉरी वाई दिशा में इफेक्ट, ठीक है। और बताओ भाई, और इसी में अगर अभी ये हमारे पास क्या है कि पैरेललोग्राम नहीं क्या, तो अगर ये साइड ए वाई है तो ये भी क्या होगी ए वाई, और ये ए एक्स तो ये भी क्या होगी भाई ए एक्स। यानी इसी ट्रायंगल में अगर मैं ए एक्स निकालूं तो ए एक्स बाई ए क्या आएगा मेरे पास, तो मेरे पास भाई ए एक्स बाई ए क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। तो बताओ मेरे पास ए एक्स क्या आ गया, ए साइन थीटा। तो भाई मेरे पास बताओ ए एक्स क्या आ गया, ए साइन थीटा। नहीं आना क्वेश्चन दे, पक्की बात है। तो आप मुझे ये बताओ भाई कि ये तो क्या आ गया ए साइन, ये तो क्या ए कोस क्या है ए साइन थीटा, इजंट इट। आसान है मुश्किल भाई। तो इसका मीनिंग क्या हो, इसका मीनिंग हो भाई, तो ए वाई क्या है ए कोस थीटा, एक्स क्या है ए साइन थीटा। इसका मतलब इसको आप इसको अप्लाई करो। अब मैं ये कहूँ कि मान लिया हमने कोई फोर्स लगाई है इस दिशा में, मान लिया इस चौक के ऊपर मैंने फोर्स लगाई इस दिशा में 45 डिग्री पे, कितनी भाई 45। तो कोस 45 क्या होता है, कितना था भाई याद कर लो, 0 30 45 60 90 था ना, 0 30 45 0/4 1/4 2/1 1/√2 है ना, 1/√2 है भाई। तो 1/√2 होता है, हमको पता है, इजंट इट। अब 1/√2 का सोल्व करिए कितना होता है। मान लिया भाई मैंने इस दिशा में फोर्स लाई 100 यूनिट, कितनी भाई, मान लिया मैंने क्या किया भाई, मैंने 100 यूनिट फोर्स लगाई है इस दिशा में, ठीक है बात। तो वेक्टर क्या भाई इस दिशा में है हमारे पास। तो मुझे पता करना है कि 100 यूनिट फोर्स का क्या वर्टिकल कुछ इफेक्ट है क्या। तो क्या करोगे आप भाई, यहां पर आप क्या पुट करो, ए क्या पुट करो 100 यूनिट, और कॉस, अरे भाई 45 पे ना, हमने फोर्स लगाई 45 पे, तो कॉस 45 1/√2। 1/√2 कितना होता है
1 को भाग करो 1.414 से भाई, 1/, वो तो √2 होता है। 1/1.414 क्या होता है? कितना है? 7.79 है। कितना है? ये कितना है बताओ, ये बताओ पहले। cos 45 कितना है बताओ भाई? 0.70। तो ये आएगा भाई, तो cos 45 क्या है मेरे पास? 0.709 आ गया ना भाई, यानी 0.71 आ गया, 0.71 आ गया पॉइंट। इसका मतलब क्या भाई, जब मैं 100 यूनिट फोर्स लगाता हूँ ना, तो ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगती है बताओ? 71। कितनी भाई? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या करना है, तो cos 45 क्या होता है? 0.71 तकरीबन। तो 100 इंटू 0.71 कितना आया? 71। यानी कि भाई जब आप फोर्स लगाते हो ना 100 यूनिट 45 पे, तो ऊपर की तरफ भी फोर्स लगती है, और वो कितनी होती है? 71 यूनिट। और भाई हॉरिजॉन्टली भी क्या लगती है? फोर्स लगती है। वो बताओ कितनी होती है भाई? ये मत कर दियो कि हाँ 71 यूनिट से तो 100 में से 71 गई साइड, ऐसा तो होता है इसको भाई, बची हुई लगी साइड। नहीं समझे बात? ऐसे नहीं। बताओ sin 45 कितना होता है? sin 45 क्या होगा? ये भी क्या होगा? 1/√2। यानी कि भाई 71 यूनिट फोर्स क्या लगती है? इस दिशा में, और भाई कितने क्या लगेगी? इस दिशा में। नहीं बता पड़ गया क्या? क्या हो गया? हाँ समझे नहीं आपकी बात? हाँ मतलब बात आपको पहले पड़ेगी ना। हाँ बस ठीक है भाई। अच्छा तो अब अगर मान लिया भाई मैं फोर्स लगाऊं ऊपर की तरफ, तो बताओ कितना एंगल है वर्टिकल साइड से? 0। बोलो भाई। तो cos 0 क्या आएगा मेरे पास? 1। यानी उस टाइम पे सारी फोर्स क्या होगी? यानी जब आप इस चौक को ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो ये ऐसे क्यों जाता भाई? क्योंकि आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, तो कितना एंगल है? 0 भाई। तो sin 0 क्या हो जाएगा? 0 भाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन ही नहीं पाया, इसीलिए भाई सिर्फ इसको ऐसे, अदरवाइज आप ऐसे आप 0 से किसी और एंगल फोर्स लगाओगे ना, तो ये ऊपर भी जाएगा और साथ में हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल करेगा। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई। तो आपको एक से आपको निकालने आगे? अरे बोलो भाई। अब क्योंकि ये और ये क्या है? एक साइड ट्रायंगल क्या भाई? सेकंड साइड। तो बताओ भाई जो ए होगा, बताओ किसके बराबर आएगा मेरे पास? तो ए स्क्वायर क्या आना चाहिए मेरे पास भाई? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो मेरे पास ए बताओ क्या आएगा? इनका रूट। नहीं आएगा आपको? आसान है मुश्किल हुई है? नहीं आना आपको? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, ओके? तो बोलो भाई। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आपको सुना, अगर मैं ये कहूं कि हमने भाई एक क्वेश्चन है, अगर मैं इस चौक को ऐसे फेंकूं तो इसके ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बताओ? फोर्स का 0। क्यों भाई? मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, मैंने फोर्स लगाई इस दिशा में, तो ऊपर की तरफ से, तो भाई कितना एंगल हो गया बताओ? वर्टिकल डायरेक्शन 90 हो गया ना। तो cos 90 क्या होता है? बोलो भाई। cos 90 क्या होगा? 0। बोलो भाई। तो क्या आ गया? ए वाई क्या आया? यानी वाई दिशा में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। आसान है कि मुश्किल भाई? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।